करनी कीजिए कि जम के झगड़ा होए, लेकिन उससे न कीजिए जो आपसे तगड़ा होए। चीन को अब वियतनाम ने दे दी है बड़ी चुनौती और गले की बन गया है फांस। वियतनाम से अपना पीछा छुड़ाने के लिए चीन अब क्या कोशिशें कर रहा है? तो अब एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि क्या रूस चीन की मदद करने के लिए पनडुब्बियां भेज रहा है? नाटो देशों में क्यों मच गया है हड़कंप? वहीं जिस मैडम पर पाकिस्तान ने 30 लाख रुपए खर्च करे थे, उन्होंने क्या कहा है? नेपाल में प्रचंड और ओली वैसे तो पर्दे के पीछे मिल गए हैं, लेकिन नेपाली जनता का गुस्सा अब फूट पड़ा है। दुनिया की खास खबरों को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। देवी, जिन पर आरोप लगा था कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके पीछे 30 लाख रुपए खर्च किए ताकि वह अपनी मर्जी के बोल उनके मुंह से बुलवा सके, इस मुद्दे को उछाल पकड़ता देख अब खुद उसने ट्विटर पर एक बड़ा बयान दिया है। हाल ही में ब्रिटेन की सांसद डेबी अब्राहम पर आरोप लगे थे कि पाकिस्तान ने कश्मीर में उन्हें कई लाख रुपए खर्च करके भेजा था। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने ब्रिटिश सांसदों के एक समूह पर 30 लाख रुपए खर्च किए और ये खर्च इसलिए किया गया ताकि सांसद पाक अधिकृत कश्मीर के दौरे पर जाएं और कश्मीर के बारे में उल्टा सीधा छापे और बोले जो पाकिस्तान चाहता है। अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर अब्राहम ने एक ट्वीट में जवाब दिया है और लिखा है कि सांसदों का समूह एक नामी संगठन है जिसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदे हैं। अब्राहम ने आगे कहा कि इस समूह में भारतीय, पाकिस्तानी और कश्मीरी मूल के लोग हैं। इसके अलावा हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई लोगों की भी भागीदारी है। अब्राहम ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जो हो रहा है उसकी बात उठाती है। चूंकि वहां किसी अन्य देश के प्रतिनिधियों के दौरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने भारत और पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया ताकि ब्रिटेन के सांसद वहां जा सके। डेवी अब्राहम्स ने आगे कहा कि मुझे पाकिस्तान उच्चायुक्त का फौरन जवाब मिला, जबकि भारतीय उच्चायुक्त की तरफ से जवाब मिलना बाकी है। मेरी टीम ने इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, लाइन ऑफ कंट्रोल, मीलपुर, गोलपुर जाने की योजना बनाई। हमने तय किया कि हमें किन राजनेताओं, अकादमिक, एनजीओ, शरणार्थी, प्रेस और यूएन सदस्यों से मिलना है और इस पर जो भी खर्च आए उसे ब्रिटिश संसदीय प्राधिकरण ने तय किया। इस दौरे को पाकिस्तान सरकार ने आयोजित किया था, लेकिन हमारे संगठन ने किसी भी व्यक्ति, संगठन या किसी भी सरकार से फंड नहीं लिए। वैसे आपको बता दें, लेबर पार्टी की सांसद डेबी अब्राहम को इस साल दिल्ली में दुबई पर डिपोर्ट कर दिया गया था। नेपाल में नेपाल की जनता भी अब ओली सरकार के खिलाफ में सड़क पर उतर रही है। हालांकि हाल ही में नेपाल में ओली और प्रचंड के बीच पर्दे के पीछे समझौता हो गया है चीन के कहने पर, लेकिन वहां की जनता इस चीज से संतुष्ट नहीं है और भारत विरोधी नीतियों और टिप्पणी के कारण केपी शर्मा ओली की अब अपने ही देश में विरोध होने लगा है। नेपाल की जनता का मानना है कि नेपाल के पीएम चीन के उकसाव में आकर भारत के साथ रिश्ते तो बिगाड़ ही रहे हैं, लेकिन नेपाली नागरिकों को भी एक संकट की तरफ धकेल रहे हैं। यही वजह है कि नेपाल में बड़ी संख्या में लोग चीन के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं। चीन की सह पर नेपाल की ओली सरकार पर नए नागरिकता कानून लाकर मधेसियों का हक छीनने का प्रयास किया भी जा रहा है। आम जनता प्रदर्शन निकालकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन कर रही है और प्रदर्शनकारी यहाँ तक कह रहे हैं कि चीन अपनी कुत्सित राजनीति करके भारत और नेपाल के बीच जो सालों पुराना संबंध था उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। आपको बता दें, अब वियतनाम आ गया है निशाने पर चीन के लिए पहले तो वियतनाम एक साधारण सा विरोधी था, लेकिन अब चीन के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। चीन की औपनिवेशिक मानसिकता उसके लिए दिन प्रतिदिन नए दुश्मन बना रही है और इन्हीं में नई एंट्री हो गई है वियतनाम की। ऐसे तो वियतनाम और चीन की दुश्मनी का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन अब वियतनाम चीन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। दिन प्रतिदिन वियतनाम बीजिंग के लिए नई चुनौतियां डाल रहा है। न केवल चीन से भाग रही विदेशी कंपनियों को वियतनाम आकर्षित कर रहा है, बल्कि दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी को कम करने के लिए आसियान देशों की मुहिम पर अपना पूरा समर्थन भी दे रहा है।
वैसे चीन और वियतनाम में यह दुश्मनी काफी पुरानी है। करीब 70 के दशक से यह दुश्मनी चल रही है, जब चीन और सोवियत संघ के बीच भी तनातनी बहुत चरम पे थी और वियतनाम ने तब सोवियत संघ के साथ मित्रता और सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा चीन इसलिए भी वियतनाम से खफा है क्योंकि वह कंबोडिया के चीन समर्थित तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कोशिश कर रहा है। वियतनाम को कंट्रोल करने के लिए चीन ने वियतनाम पर 1979 में धावा बोला था और चीन के कारण कई वियतनामी नागरिकों के साथ समस्याएं हुई, पर शायद चीन यह भूल गया था कि ये वही वियतनाम है जिसके सामने 1975 में अमेरिका को भी हार माननी पड़ी थी। तो फिर चीन क्या चीन? काफी लड़ाई के बाद चीन को घुटने टेकने पड़े थे। तब से आज तक चीन ने छिटपुट गुंडागर्दी छोड़ के वियतनाम के साथ कोई बड़ा पंगा नहीं लिया और अब चीन पर वियतनाम ने आर्थिक और सैन्य दोनों ही मोर्चे पर करारा चोट दिया है। अप्रैल 2018 से लेकर अगस्त 2019 के बीच 56 विदेशी कंपनियों ने बीजिंग और अमेरिका के आपसी व्यापारिक लड़ाई के कारण वियतनाम में अपना ट्रांसफर कराया। वैसे आपको बता दें, सिर्फ 3 कंपनियां भारत आई और 2 इंडोनेशिया गई। कई विदेशी कंपनियां निकलती जा रही हैं चीन से और वो अपना पसंदीदा जगह बना रही है वियतनाम को। इस तरह से आर्थिक चोट तो वियतनाम दे ही रहा है। वहीं वियतनाम ने चीन के धोखाधड़ी से परिपूर्ण स्वभाव का मुंहतोड़ जवाब देना भी सीख लिया है। खासकर दक्षिण चीन सागर में आसियान इस क्षेत्र को चीन के प्रभाव से मुक्त रखना चाहता है और वियतनाम इसमें आसियान को अपना भरपूर सहयोग दे रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जून में आसियान ने चीन की दक्षिण चीन सागर में गुंडागर्दी पर प्रश्न उठाया था कि आज तक आसियान ने कभी नहीं करा था। अगर आज आसियान इस तरह की बातें पूछ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है अभी जो अध्यक्ष है आसियान का, वियतनाम। वैसे बीजिंग को लगा था कि वह दक्षिण चीन सागर में अपनी हेकड़ी से सबको गुलाम बना लेगा, लेकिन चीन के पुराने दुश्मन वियतनाम ने उसी की भाषा में उसे जवाब देते हुए बताया है कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। यानी कि धीरे धीरे वियतनाम अब चीन के गले की फांस बन रहा है। रूस की एक पनडुब्बी की वजह से नाटो देशों में खलबली मची हुई है। क्या रूस चीन की मदद करने के लिए आगे आ रहा है? कैलिबर मिसाइलों से लैस रूस की पनडुब्बी के इंग्लिश चैनल से गुजरने पर ब्रिटेन समेत नाटो देशों में एक हड़कंप सा मच गया है। किलो क्लास की इस पनडुब्बी का नाम क्रास्नोदार बताया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह पनडुब्बी सेंट पीटर्सबर्ग जा रही थी। पिछले करीब 15 महीने से यह पनडुब्बी काला सागर में तैनात थी। काला सागर में रूस के पनडुब्बियों को तैनात करने पर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। रूस यहाँ पर तैनात पनडुब्बियों की मदद से सीरिया में चल रहे मामलों पर पूरी नजर रखे हुए है। क्रास्नोदार का काला सागर से रवाना होने के बाद आसपास के देशों की नौसेना में हड़कंप मच गया। सैन्य विशेषज्ञ यह कहते हैं कि अब यह देखना होगा कि पनडुब्बी को आखिर इस इलाके से क्यों पार किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की भी रूस के पनडुब्बी के इंग्लिश चैनल से गुजरने पर विरोध कर सकता है। अंतिम बार यह पनडुब्बी मई 2017 में इंग्लिश चैनल से गुजरी थी। सीरिया के पास अपनी तैनाती के दौरान रूसी पनडुब्बी ने कई कैलिबर मिसाइलें दागी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन का युद्धपोत HMS टाइने इंग्लिश चैनल में रूस के नौसैनिक जहाजों के साथ गुजर रहा है। इंग्लिश चैनल से एक रूसी सबमरीन और रूसी युद्धपोत गुजर रहे हैं। रूसी पनडुब्बी धीरे धीरे बाल्टिक सागर की तरफ बढ़ रही है और इससे पहले ब्रिटिश युद्धपोत टाइने ने रूसी नौसेना के एक और जत्थे को एस्कॉर्ट किया था। इसमें कई विध्वंसक युद्धपोत भी शामिल थे। वैसे रूस की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि यह पनडुब्बी मरम्मत के लिए जा रही है। अब यह कुछ समय में ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मरम्मत के लिए जा रही है तो कुछ महीने या 1 साल तो जरूर लगेंगे, और अगर यह किसी रणनीतिक मकसद की वजह से जा रही है तो कुछ ही दिनों में ये सामने आ जाएगा। हालांकि नाटो देशों में इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सुखोई Su-30 एक ट्विन इंजन है जो कि रूस के सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा सोवियत संघ में विकसित किया गया है और यह 2 सीटों वाला विमान है। ऑल वेदर है, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस। यह मल्टी रोल में अपना मिशन कंप्लीट करता है। Su-30 दोनों ही देशों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए दोनों ही देशों ने इसका बहुत ज्यादा
ऑर्डर दिया हुआ है और ये दोनों देशों की सेना का महत्वपूर्ण अंग भी है। हालांकि भारत और चीन दोनों के पास सुखोई जेट है, लेकिन भारत की जो सुखोई है वह चीन के सुखोई से ज्यादा बेटर है।